Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Naseem Zulfikar, and in today's lecture I am going to discuss the past papers of NAD University. तो इस साल 2024 का राउंड 2 के जो टेस्ट चल रहे हैं उसके डे 1, डे 2, डे 3 के केमिस्ट्री और इंग्लिश के जो न्यू MCQs मुझे मिले हैं वो मैं इस वीडियो पर अपलोड करूँगा। इसके अलावा मैंने कई सारी और जो है वो वीडियोस मैंने अपलोड ऑलरेडी की हुई हैं आपके टेस्ट के लिए, ठीक है। तो एक और वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ तो कि जिन बच्चों का टेस्ट कल है 8 जुलाई को, तो वो भी न्यू MCQs देख सकें इंग्लिश के और केमिस्ट्री के। तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आपको मेरे जो है वो पास पेपर से रिक्वायर्ड है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300-215-2272। तो मैं आपको इसकी PDF जो है वो सेंड कर दूंगा, जो कि पेड होंगे, बट बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है उस पर मैं आपको पे करूँगा। तो चलें केमिस्ट्री पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच गैस द रेट ऑफ इफ्यूजन इज मैक्सिमम। तो रेट ऑफ इफ्यूजन पूछ रहे हैं तो यहाँ पर ग्राम्स लॉ लगेगा, और ग्राम्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा उसका रेट ऑफ इफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हीलियम है इसका एटॉमिक मास या सबसे कम है, तो यही इसकी रेट ऑफ इफ्यूजन हाईएस्ट होगी। क्वेश्चन 2 है, डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। रीज़न क्या है? चूँकि HCl और HBr ये दोनों के दोनों पोलर हैं, और जबकि CO2 की बात की जाए तो ये नॉन पोलर है। यहाँ C ऑप्शन में दोनों नॉन पोलर हैं, और D ऑप्शन जो है उसके अंदर मीथेन हमारा नॉन पोलर है। तो जो पोलर बॉन्ड होता है वो हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्वेश्चन 3, एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसका आंसर होगा कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो फिर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं। मतलब अल्कोहल की जब आप फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन 4, इथीन हैज़ डबल बॉन्ड, द p ऑर्बिटल हैज़ डैश बॉन्डिंग। अब इथीन जो होता है जिसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाई जाती है। तो ये जो डबल बॉन्ड है तो ये किसकी वजह से होती है? पाई बॉन्डिंग की वजह से। तो B ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 है, फार्मूला फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6, और सेम यही फार्मूला आपको पता है ग्लूकोज का भी होता है चूँकि आइसोमर्स है दोनों। क्वेश्चन 6 है, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन फंक्शनल ग्रुप डैश। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये A, B, C तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा। तो D ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 7 है, प्रोटीन इज अ डैश। प्रोटीन खुद क्या है? तो इनमें से कुछ नहीं है प्रोटीन, तो D ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन 8 है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डैश। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज है वो हमारा एल्डोज होता है, क्योंकि जो फ्रक्टोज है वो हमारा कीटोज होता है। कीटोनिक ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। क्वेश्चन 9 है, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं बुनियादी तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन 3 एलिमेंट्स से। क्वेश्चन 11 है, व्हेन अमीनो एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट बिकम्स डैश। जब अमीनो एसिड को पानी में डाला जाता है तो फिर ये हमारा ज़ूटाराइन बना लेता है। C ऑप्शन। क्वेश्चन 11 है, कोलेस्ट्रॉल इज मेनली कॉल्ड एज स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल हमारा एक एस्टेरॉइड होता है। C ऑप्शन। क्वेश्चन 12 है, ग्लाइकोजन इज अ डैश। ग्लाइकोजन जिसको हम लोग एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, तो ये असल में एक पॉलीसेकेराइड हमारे पास होता है। क्वेश्चन 13 है, RCWH इज द जनरल फार्मूला ऑफ डैश। RCWH जो है वो जनरल फार्मूला है किसका? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला हमारे पास है। क्वेश्चन 14 है, जनरल फार्मूला ऑफ अमाइड इज डैश। अमाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? अमाइड का जनरल फार्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O और NH2। तो जो कि A ऑप्शन में है, तो ये अमाइड है। क्वेश्चन 15 है, फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, व्हाट कुड बी द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सबको बर्न आउट करना पड़ेगा जिससे आपको चीज़ें पता लगेंगी। जैसे ये हमारा इथेनॉल है, एसिटाल्डिहाइड है, इसी तरह से ये हमारा इथीन है, एसिटिक एसिड है, इन सबको हमें बर्न करना पड़ेगा। तो ये जो इथीन को जब हम बर्न करेंगे तो अब हम इस देखेंगे कि इसमें
1 मोल हमारा जो इथीन है उसको 3 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर इथीन हो जाएगा, सी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट वन। 16th है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल इज, पेट्रोल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो उसका डी ऑप्शन होगा, ऑक्टेन। क्वेश्चन 17 है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ विनीगर इज, विनीगर क्या होता है, सिरका होता है, एसिटिक एसिड। तो विनीगर और एसिटिक एसिड एक ही बात है, तो उसका फॉर्मूला हो गया CH3COOH। क्वेश्चन 18 है द केमिकल फॉर्म नेम ऑफ C2H4O2, ये C2H4O2 है, ये असल में एक एसिटिक एसिड का ही हमारे पास फार्मूला है, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। 19 है बेंजीन डज नॉट परफॉर्म डैश, बेंजीन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करता, बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, कंबस्शन ये सब करता है। क्वेश्चन 20 है हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म डैश, तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जितने भी होते हैं जब उनको जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 21 है विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, तो वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें मिथानॉल हासिल होता है, जिसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, और इसी वजह से चूँकि वुड से हासिल होता है तो मिथानॉल को ही वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। क्वेश्चन 22 है एल्डिहाइड गिव्स ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डैश, तो ये ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कब करता है, कानेज़ारो रिएक्शन में, ये ऑप्शन, ये ओल्ड बुक का टॉपिक है। तो कानेज़ारो में जब हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, तो अगर हम एक फॉर्मल्डिहाइड ले लें और उसका रिएक्शन अगर हम NaOH से कर लें, ये 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं फॉर्मल्डिहाइड के, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर इसका ऑक्सीडाइज हो जाता है, सोडियम फॉर्मेट बना लेता है, जबकि दूसरा हमारे पास जो है वो मिथानॉल बना लेता है और रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। 23 है प्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स डैश, प्रोपाइल अल्कोहल चूँकि सेकेंडरी अल्कोहल है, इनकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमेशा एसीटोन मिलेगा, जो कीटोनिक है। क्वेश्चन 24 है ग्रीन हाउस आर मेड अप ऑफ ग्लास रूफिंग बिकॉज डैश, ग्रीन हाउस जो बनाया जाता है उसमें ग्लास रूफिंग की जाती है, रीज़न क्या होती है, रीज़न ये होती है इट एब्सॉर्ब्स रेडिएशन रीडली, वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी करने में आसानी होती है। क्वेश्चन 25 है अमाइनो एसिड इन एसिडिक एनवायरनमेंट डैश, अब अमाइनो एसिड बेटा क्या होता है, अमाइनो एसिड आपको पता है कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप इसके अंदर होता है। अब एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होगा, H+ खूब सारा यहाँ पर मौजूद होगा, बहुत सारा H+ होगा, तो H+ चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में होगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा, चूँकि जाहिर सी बात है कि ये हमारे पास बेसिक नेचर रखता है, तो ये H+ को यहाँ से रिसीव कर लेगा, जब H+ को रिसीव करेगा तो ये NH3+ हो जाएगा हमारा। तो जब अमाइनो एसिड एसिडिक एनवायरनमेंट में उसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 26 है अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम टू गिव, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए अल्केन, चूँकि ये बड़ा फेमस रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वुड्स रिएक्शन, जिसमें कोई भी अल्काइल हैलाइड आप ले लें उसका सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएं तो कपलिंग हो जाती है रेडिकल की और साथ में सोडियम हैलाइड बन जाता है, दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। क्वेश्चन 27 है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डज नॉट डिपेंड अपॉन डैश, अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ होती है, इट इज इक्वल टू हाफ mv², तो मास और वेलोसिटी पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, इसका ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा सी नॉन ऑफ दिस, चूँकि मास वेलोसिटी दोनों पर ही डायरेक्ट डिपेंडेंसी है काइनेटिक एनर्जी की। क्वेश्चन 28 के ई इज मोस्ट सिमिलर टू डैश, की मोस्ट सिमिलर किसके, टेम्परेचर के, इसी वजह से हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 29 है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आइन, नेगेटिव पॉजिटिव आइन की भी जो बॉन्ड बनता है दिस इज आयनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन 30 है मेटेलिक सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय डैश, मेटेलिक सोडियम आपको डाउन सेल्स हासिल होता है, ये ओल्ड बुक का टॉपिक है चैप्टर 3 का। क्वेश्चन 31 है केमिकल फार्मूला बेस्ड ऑन द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, तो ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास ये क्या होता है, दिस इज नॉट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, इट इज relative number of atoms। 32 है टू न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर इन रिएक्शन इज कॉल्ड डैश, जब दो न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं तो ये कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, और अगर एक न्यूक्लियस टूट जाए दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। क्वेश्चन 33 अपॉन pouring a liquid on a pan and heating it with a flame the hot liquid comes to the surface by which method is the heat conveyed, this is called convection। तो कन्वेक्शन में लिक्विड के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है,
34 है द रेजिस्टेंस टू फ्लो इन लिक्विड इज कॉल्ड डैश, दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। क्वेश्चन 35 है डैश इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। 36 है व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद आयंस ऑफ सॉल्ट देन इट इज कॉल्ड बी ऑप्शन हाइड्रोलिसिस। 37 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर, ए ऑप्शन। 38 है कार्बोक्सिलिक कंपाउंड इज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड इज वन इन विच ऑल कार्बन्स आर इन, मतलब ऑल एटम्स आर कार्बन एंड साइक्लिक इन नेचर, इसी को कार्बोसाइक्लिक कहते हैं या समटाइम हम इसको होमोसाइक्लिक भी कहते हैं। तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक एक ही बात है, मतलब रिंग में सारे के सारे कार्बन एटम हो, तो ऐसा कंपाउंड कार्बोसाइक्लिक कहलाता है। 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट हाइड्रोजन एटम इन द एटमॉस्फेयर, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किस में इन चारों में से, तो सन में है, सूरज में। क्वेश्चन 40 है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन दिस कंपाउंड, अब ये कंपाउंड आपको दिया गया, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की तादाद पूछी जा रही है, तो मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ पहले इसका ओपन करके, ताकि सिग्मा पाई बॉन्ड ढूंढना आसान हो जाए हमारे लिए। ठीक है, तो देखो दो पाई बॉन्ड तो मिल रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड देखते हैं कितने हमें मिल जाए। ये पहला सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, यहाँ चौथा होगा, फिर ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक है, तो 12 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड केमिकली नॉट रिएक्टिव, तो ये नोबल गैसेस होते हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी तो बहुत हाई होती है लेकिन रिएक्टिव नहीं होते हैं। 42 है व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ए ऑप्शन था। 43 है इट इज यूज्ड टू ट्रीट वेरियस टाइप ऑफ कैंसर, इसका हो जाएगा ए कोबाल्ट 50। 44 है एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ 10 की पावर -4 फॉर अ रिएक्शन मींस डैश, एक रिएक्शन है जिसके लिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है। अब 10 की पावर माइनस समथिंग में जब भी कोई भी केसी की वैल्यू होती है तो उसका मतलब हमारे पास केसी किसके बराबर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ये वैल्यू इतनी छोटी आ रही है उसका मतलब कि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, रिएक्टेंट ज़्यादा है तो बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा लार्जली टुवर्ड्स बैकवर्ड रिएक्शन। उसके बाद ये हमारे पास बेटा 44 क्वेश्चंस हैं किसके, केमिस्ट्री के। अब इंग्लिश के भी सेक्शन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है ट्रैंक्विल मीन्स डैश, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल, रिलैक्सिंग, काम, सीरीन। तो ट्रैंक्विल के मतलब होते हैं हमारे पास है पीसफुल, रिलैक्सिंग, काम, सीरीन। तो सो ट्रैंक्विल के मीन्स हमारे पास होता है काम, मतलब खामोशी। क्वेश्चन 2 है द कलर ऑफ हिज आईज आर ब्राउन, तो ये स्पॉटिंग एरर है, यहाँ पर आर में मिस्टेक है, या आर की बजाय हमारे पास क्या होना चाहिए था बेटा, इज होना चाहिए था। क्वेश्चन 3 है द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोग्राम कुड बी वेरी डैश फॉर दीज टू कंपनीज, तो इसका हमारे पास ये सेंटेंस कंप्लीशन है, तो यहाँ पर इसमें इसका आंसर होगा एक्सक्लूसिव। सो द आंसर विल बी एक्सक्लूसिव फॉर दीज टू कंपनीज। क्वेश्चन 4 है एवरीवन अपलॉडेड हर, शी मस्ट बी डैश, हर किसी ने उसकी तारीफ की, वो लाजमी क्या होगी, तो ये मस्ट बी जॉयफुल, वो यकीनन खुश होगी तारीफ को सुनकर। क्वेश्चन 5 है ऑलमोस्ट मेडिकल डॉक्टर्स हैव हैड सम ट्रेनिंग इन साइकोलॉजी एंड साइकेट्री, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए मोस्ट ऑफ द मेडिकल डॉक्टर्स। ठीक है। क्वेश्चन 6 है इन द मॉर्निंग आई सिंपली टेक अ ग्लैंस डैश द न्यूज़पेपर, ग्लैंस ऑफ होना चाहिए यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीशन में, आई सिंपली टेक अ ग्लैंस ऑफ द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन 7 इट इज़ बेटर टू ट्रीट डिजीज एट डैश स्टेज, तो इसका आंसर हो जाएगा एट इनिशियल स्टेज। क्वेश्चन 8 है डैश इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट डायमंड, तो ये सेंटेंस कंप्लीशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली अ फ्यू नेशंस इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट डायमंड, तो ओनली अ फ्यू नेशंस इज करेक्ट हेयर। अच्छा, फ्यू सिर्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका सेंस हमारा नेगेटिव जाता है, और आ फ्यू जो लिखा है इसका सेंस चूँकि पॉजिटिव आ रहा है,
दैट्स व्हाई डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास पैसेज है। ये एक पैसेज जो से पहले भी मैंने कराया था, ये फूड डेजर्ट वाला पैसेज है जो इस साल आया है। लास्ट ईयर भी ये पैसेज आया था। इट इज़ नॉट अ न्यू पैसेज, लेकिन अक्सर लोगों के जहनों से ये पैसेज गुजरा नहीं ना, दैट्स वाई मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैसेज को रीड आउट करना होगा। तो पैसेज काफ़ी लॉन्ग होता है, इसके अंदर इसको रीड आउट करते हैं पहले। तो कह रहे many of the serious health concerns in modern America can be linked to poor diet. People who regularly consume foods high in sodium, sugar and saturated fats not only increase their chances of obesity but also increase the risk of developing heart disease, hypertension, diabetes and several types of cancer. Although some people who regularly consume unhealthy foods do so knowingly, there is also a significant portion of the population that remains undereducated about proper nutrition. What is more, individuals who live in food deserts, areas in low income neighborhoods that lack easy access to healthy, affordable food, may not have even the opportunity to obtain nutritious food. Although there have been some recent government efforts to reduce the number of food deserts, more community based efforts should be encouraged and supported. Food deserts are located in high poverty areas, such as sparsely populated rural areas or densely populated low-income urban centers. Food desert most often develop when major supermarket chains either relocate out of these areas or simply refrain from building stores there in the first place. Major food retailer chains tend to limit their store locations to wealthier urban or suburban neighborhoods. This means that those who live in high poverty areas often also live miles away from the fresh meats, dairy products, and produce available at supermarkets. So, residents of these areas who do not have cars and thus forced to travel long distances on public transportation to do their grocery shopping, or else they are limited to food available at local convenience stores and gas stations. These type of food retailers often only sell packaged processed food that offer little nutrition value. Furthermore, fast food restaurants are disproportionately concentrated in low-income areas. Recent estimates suggest that those living in the poorest areas of city experiences 2.5 times more exposure to fast food restaurants than the wealthiest inhabitants of the city. Because individuals who live in food deserts tend to get their meals from fast food restaurants or convenience stores, they often suffer from a variety of health issues. Research has found that individuals who live in low-income neighborhoods are much more likely to develop problems with obesity, diabetes, and hypertension than those who live in more affluent neighborhoods. A solution to the problem of food deserts seems obvious. More supermarkets should be built in low-income neighborhoods. The problem with the solution, of course, is that it is difficult to lure supermarket chains into poor areas because poor people have less money to spend on food. Supermarket chains do not consider them to be attractive customers. One way that the government can help to offset this issue is by offering tax breaks or other incentives for supermarkets in low-income areas. In 2010, the Obama administration implemented the Healthy Food Financing Program, which is a set of initiatives designed to help bring grocery stores into areas currently designated as food deserts. While this federal program is a commendable effort to improve low-income residents' access to healthy food, local initiatives often have a stronger and more immediate impact. Community gardens, independent food stores, co-ops, and farmers markets are all examples of local initiatives that can substitute for a supplement the opening of a major chain supermarket. Despite of time, dedication, and funds required for community members to initiate such program, these efforts can be incredibly beneficial not only in providing people with access to healthier foods but also in instilling a sense of community in the residents of these neighborhoods. So ये एक पैसेज है फूड डेजर्ट के बारे में जो मैंने रीड आउट किया, आपने कि इसको समझा होगा, इसके कॉन्सेप्ट को क्या बताया जा रहा है। अब इसके एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज।
Supermarkets contribution to obesity in America. B है the dangers of fast food. C है food deserts, the problem and solution. D है food deserts and rural America. E है inconvenience in store, why processed food will kill you. तो इसका जो बेस्ट टाइटल मुझे लग रहा है वो C होना चाहिए, फूड डेजर्ट द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। फूड डेजर्ट क्या होता है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में इसमें बात की गई है, तो सी ऑप्शन विल बी द एक्यूरेट वन। क्वेश्चन 2 है बोथ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट इफ सुपरमार्केट्स ओपन लोकेशंस इन मोर लो इनकम एरियाज, so based on information in the passage it can be inferred that if supermarkets open locations in more low income areas, अगर सुपरमार्केट्स ज़्यादा लो इनकम एरियाज पे अगर खोलेंगे तो क्या होगा। ए है मेंबर्स ऑफ लो इनकम हाउस होल्ड्स वुड नॉट बी लाइकली टू गो देयर बिकॉज दे आर नॉट कंसर्न विथ ईटिंग हेल्दी फूड। बी है द सुपरमार्केट्स वुड बी अनेबल टू compete with the fast food chains located in low income areas. C है the convenience stores in the area would likely be put off business because of increased competition with grocery stores. D है the health of low income residents would be more likely to improve as residents would have easier access to healthy food. Yes, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि अगर खोला जाता है सुपरमार्केट लो इनकम एरियाज में तो उससे जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, बसने वाले लोग हैं, उनकी हेल्थ इश्यू जो है वो बेहतर होगी। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ पीसेस ऑफ एविडेंस इफ ट्रू वुड बेस्ट सपोर्ट द ऑथर्स आर्गुमेंट इन पैराग्राफ 3। तो पैराग्राफ 3 में उसने क्या आर्गुमेंट किया है भाई, 1 2 3। मतलब फास्ट फूड के बारे में कहा जा रहा है कि फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लो इनकम एरियाज़ वाले, इसलिए वहाँ पर परेशानियाँ ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा एविडेंस सपोर्ट करेगा उस आर्गुमेंट को। ए ऑप्शन है स्टडी कंप्लीटेड इन 2010 शोज दैट द फार्दर अ लो इनकम हाउसिंग डेवलपमेंट फ्रॉम अ सुपरमार्केट द मोर लाइकली रेजिडेंट्स ऑफ दैट डेवलपमेंट आर टू हैव हायर बॉडी मास इंडेक्स which is linked to being overweight and or obese. B है on average energy dense junk foods cost this with low energy but nutrient dense foods such as like fresh, ये तो नहीं होने वाला, B तो नहीं होने वाला। C है access to healthy foods has become especially difficult for those living in largely black and Latino neighborhoods of cities like Los Angeles, Memphis, Chicago and Detroit. Some experts estimate that nearly 50% of Detroit's 900,000 residents live in a food desert. ये भी नहीं है। D research shows that Americans who live in Appalachia and the South are least likely to physically active in their leisure time. In many counties in that region, more than 29% of adults report getting no physical activity other than their regular job. D भी नहीं हो सकता। ये है in the US 34% of current adult population is overweight. तो ये चूज नहीं है, यहाँ ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा हमारा। तो ये जो करेक्ट होगा इसमें बता रहे हैं कि अगर सुपर स्पोर्ट दूर होता है तो BMI जो होता है बॉडी मास इंडेक्स वो ज़्यादा होता है लोगों का फास्ट फूड ईटिंग की वजह से, ये मच बेटर है। क्वेश्चन 4 है एज यूज्ड इन पैराग्राफ 3 विच इज़ द बेस्ट सिनोनिम फॉर एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्दी, दौलतमंद, ठीक है, ई ऑप्शन। 5th है based on information in passage it can be inferred that the author considers major supermarkets to be dash. 1 है more interested in increasing their profits than in helping people, unwilling to build new stores in low income neighborhoods despite incentives offered by the healthy food financing program. 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि उनको ऑफर किया नहीं गया है ये, तो इसलिए वो क्या पता किया जाए इंसेंटिव ऑफर तो वो खोल लें। 3 है guiltier than fast food restaurants for contributing to obesity epidemic, नहीं ऐसा भी नहीं है, तो सिर्फ 1 ओनली, फर्स्ट वाली जो बात है वो ठीक है। लास्ट है एज यूज्ड इन पैराग्राफ 5 विच इज़ द बेस्ट सिनोनिम फॉर कमेंडेबल। कमेंडेबल के मतलब होते हैं प्रेज वर्दी, मीन्स जिसकी तारीफ़ की जाए, जो तारीफ़ के लायक हो। तो बेटा ये हमारे पास सारे MCQs थे राउंड 2 के 2024 के। आई होप सो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आप मेरे मुझसे PDF चाहते हैं NAD के ऑथेंटिक पास पेपर्स की तमाम सब्जेक्ट्स की, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक अपने NAD के एग्ज़ाम्स के लिए जो कल टेस्ट देंगे, तो इंशाल्लाह आप सब अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।